नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने रिसेंटली इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है YouTube पे और आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी उससे रिलेटेड और वो सभी चीज़ें आज मैं इस लेक्चर में सॉल्व करने वाला हूँ। सो इस लेक्चर में आज हम इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करना है, ये पूरे सीरीज में कौन कौन से रेफरेंस बुक्स आपने यूज़ करनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी को लेके यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम के लिए। सो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड वहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी के, ये आपके पूरी कंप्लीट सिलेबस बनाते हैं यूपीएससी के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही पड़ेंगे ताकि आपका एक कंप्लीट स्टडी हो जाए इंडियन ज्योग्राफी की। सो आइए हम एक एक करके टॉपिक्स देख लेते हैं और यही सब जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ये सब मेरे आने वाले वीडियोस में या फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है टॉपिक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वो है लोकेशन एंड लैंड बॉर्डर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये मैं कवर कर चुका हूँ। इंडिया की लोकेशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती है। उसके साथ साथ इंडिया कौन से कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। यूपीएससी में तो पूछे गए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे गए हैं काफ़ी सारे। उसके अलावा हम जो सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हमें पता चलता है। इंडिया के पूरे फिजियोग्राफी के बारे में यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। इंडिया में कौन से माउंटेन्स आते हैं इस तरह से, या फिर हम कहेंगे कौन से आइलैंड्स है, आइलैंड्स के साथ साथ हम कहेंगे कौन से प्लेन्स है, या फिर कोई भी इंडिया का जो पार्ट है वो डेजर्ट है वो किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में स्टडी करेंगे जिसमें हमें इंडिया का पूरा फिजियोग्राफी यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट हम जो पोर्शन में आते हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हमें जनरली जो चीज़ें पढ़नी है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया। इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसे हमें अच्छे से स्टडी करना होगा, तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का अगर क्लाइमेट की बात करें तो डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफरेंट क्लाइमेट आपको देखने मिलता है। आप नॉर्थ में जाओ तो अलग क्लाइमेट, सेंट्रल इंडिया में आओ तो अलग क्लाइमेट, ईस्ट में, वेस्ट में या फिर हम साउथ में जाएंगे तो अलग अलग क्लाइमेट्स हमें देखने मिलते हैं। सो इंडिया के क्लाइमेट को या फिर मानसून जो है इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में स्टडी करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करते हैं वो है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर्स की बात करो, मैंगनीज की बात करो या जो भी आप बात करो, या फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है उनकी लोकेशन से लेके हर चीज़ें यहाँ पे हमें यहाँ स्टडी करना है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज में। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इंडिया में। सो एग्रीकल्चर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, सॉइल को स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ सॉइल्स, इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए जैसे कि ब्लैक सॉइल एंड एटसेट्रा इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें, तो ये सब भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस कौन से हैं, या फिर लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर। सो लैंड कहाँ पे इंडिया की यूज़ हो रही है, या फिर वाटर रिसोर्सेस कौन कौन से इंडिया में, ये छोटे से दो टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। उसके अलावा हमारा मेन टॉपिक जो है दैट इज़ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में क्रॉप्स जो है वो कौन कौन से, इसके ऊपर जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन देखने मिले। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया ये एक टॉपिक हमें कवर करना है। उसके अलावा हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो इंडिया का है इसको भी हमें अच्छे से स्टडी करना होता है, और इसके साथ साथ पावर सेक्टर इन इंडिया इसको भी हम स्टडी करेंगे। अब पावर सेक्टर इन इंडिया जो होता है ये इंडिया का ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पावर सेक्टर जो होगा ये काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने में, या फिर हमारे ज्योग्राफी को, जिस तरह से लोकेशन इसकी है या फिर कोई भी चीज़ है, ये सब हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होगा इससे ही हमारा एक इकोनॉमी भी अच्छे से चलता है, और हम कहेंगे कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक कौन सी चीज़ें जानी चाहिए, किस तरह से जाएगी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद हम आखिरी में जाएंगे और डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में आएंगे। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में हम जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि हम एक तरह से कहेंगे कि सेंसस की भी स्टडी यहाँ पे की जाएगी। तो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो तो। सो इतने सारे टॉपिक्स आपको इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने पड़ते हैं जो कि आपको फिर मैक्सिमम या फिर हम कहेंगे कंप्लीट आपका
जितने भी क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी पे पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम ये टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड जो हमें टॉपिक यहाँ पढ़ना है वो है रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करें। जैसे कि काफ़ी बार आपको ये सवाल होता है कि ये चीज़ों के लिए रेफरेंस मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रेफरेंस मटेरियल में बता दूं कि यहाँ सबसे मेन पार्ट जो रोल प्ले करता है वो होगा 11th की एनसीईआरटी। 11th की जो एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी को इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ती है। और अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th में एक और एनसीईआरटी है। तो 11th में टोटल 2 एनसीईआरटी है। एक 11th की जो एनसीईआरटी होती है ये होती है हम कहेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो ये इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कह सकते हैं। और दूसरी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ऐसी दो 11th में एनसीईआरटीज है, एक आपके इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हैं और आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करते। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपने जीसी लियोंग भी पढ़नी चाहिए, तो आप जीसी लियोंग जो है ये भी पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि 11th की एनसीईआरटीज जो है वो भी एक तरह से इनफ है। और बट 11th के साथ साथ आपको 12th की एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। सो 12th की एनसीईआरटी जो है वहाँ से भी आप काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर हम कहेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो एक तरह से आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं जो कि 6 to 11th पूरी आपको करनी होगी। बट अगर यहाँ पे आप सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की या फिजिकल ज्योग्राफी की बात करो तो 11th की एनसीईआरटी आपका पोर्शन कवर करके देती है। बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर हम कहेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स जो है उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी दिख रहे हैं। सो इस तरह से हम ये सब चीज़ें कवर करते हैं। और ये कवर करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे सिर्फ 11th की एनसीईआरटी इसीलिए लिखी है क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स प्लस 11th की एनसीईआरटी ये दो चीज़ें एक रेफरेंस करके यूज़ करो तो आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। बट मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी तो भी चलेगा ज्योग्राफी के लिए। सो 6 to 12 की एनसीईआरटीज, बट स्पेशली 11th की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के लिए और 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होने के साथ साथ सबसे मेन रोल प्ले जो करता है ज्योग्राफी में वो होता है मैप बुक या फिर एटलास। आपके पास कोई भी एटलास होना चाहिए, चाहे वो हम कहेंगे ओरिएंट ब्लैक स्वान का हो या फिर आपको ऑक्सफोर्ड के या कोई भी पब्लिकेशन के जो भी एटलस या फिर मैप बुक आते होंगे वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ माय लेक्चर्स भी आपको करना होगा। और जब आप प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं तभी भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये पढ़ने के साथ साथ अब ये सब चीज़ें आप तो पढ़ेंगे, ये सब आपके रेफरेंस मटेरियल हो गए। बट इसके अलावा काफ़ी लोगों को ये सवाल है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 चीज़ों की बात करता हूँ। पहली बात तो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप कोई भी सब्जेक्ट जब यूपीएससी में पढ़ते हैं तो आपको 2 चीज़ें पहले देखना पड़ता है। एक होता है उसका सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको अच्छे से देखने चाहिए। उससे आपको एक आइडिया मिलती है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं वो यहाँ पे आपको पता चलता है। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले प्री के हो या मेंस के हो वो देखने चाहिए किस तरह से पूछे गए, ताकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको ये पता रहे कि आपको उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए या हम कहेंगे किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, प्री और मेंस के दोनों। यूपीएससी के हो या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जाना ही पड़ेगा। सेकंड बात ये बताऊंगा कि मैप मार्किंग। आप लोगों के पास ब्लैंक मैप्स होने चाहिए। जब भी आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करते हो तो यू शुड कैरी योर ब्लैंक मैप्स अलॉन्ग विथ यू। और जो भी आपने लेक्चर अटेंड किया है या जो भी टॉपिक अटेंड किया है वो लेक्चर से या फिर उस टॉपिक से जो भी चीज़ें आपको ब्लैंक मैप पे मार्क करने के लिए कही गई है या फिर जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक को आपको मैप पे मार्क करना चाहिए। और ये पूरे मैप का एक सेट बना के आपने अपने साथ कैरी करना चाहिए और उसे अच्छे से आपने रिवाइज करते रहना चाहिए हर बार। तो मैप मार्किंग यहाँ पे रेगुलरली होनी चाहिए और उसके थ्रू आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहने चाहिए। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। मैप मार्किंग की अगर बात करें तो मैप मार्किंग में आपको एक चीज़ ये बता दूं मेन कि जैसे कि मैं मेरी जो सीरीज़ है यहाँ पे यूट्यूब पे जो सीरीज़ चल रही है, ये यूट्यूब पे जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ होगी, ये सीरीज़ में मैं आपको कुछ टास्क दूंगा। वो टास्क होंगे मैप मार्किंग से रिलेटेड। तो वो टास्क आपको खुद से पूरे करने हैं, आपको मैप मार्किंग करना है तभी आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हम पढ़ती है वो अब तक जो चीज़ें करंट अफेयर्स में आई हैं या फिर
अब तक जितने भी चीज़ों में चेंजेस आए हैं या जो भी चीज़ें जिस तरह से बनी है वो हम पढ़ते हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहते हैं। सो आने वाले टाइम पे जितने भी, जैसे कि आपके लेक्चर्स खत्म हो गए, तो आने वाले टाइम में आपको करंट अफेयर्स से खुद को हमेशा अपडेट रखना है। आपको ये करंट अफेयर अपडेट रखना है ताकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ये आपको यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व होने चाहिए। और ये होने के साथ साथ आपकी अगली स्ट्रेटेजी ये होती है कि एमसीक्यू और आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप सोचिए कि आप एग्जाम में जाके 100 एमसीक्यूज अगर सॉल्व कर रहे हैं और आपने डेली जो एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं वो डेली आपने अराउंड 30 to 50 एमसीक्यूज सॉल्व किए। अगर मैं यहाँ पे 30 एमसीक्यूज मिनिमम भी सॉल्व करने की बात करता हूँ डेली, फिर भी सिर्फ 300 डेज में ही मेरे 9000 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो जिस इंसान ने, जिस कैंडिडेट ने 9000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, आप सोचिए वो 100 एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व भी कर सकता है। सो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहिए डेली बेसिस पे। जो भी टॉपिक आपने कवर किया उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए और उसको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते रहिए। और आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपको आंसर राइटिंग रेगुलरली करनी चाहिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर लिख के देखना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आंसर्स, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे करते रहने चाहिए। तो ये सब आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होती है और ये आपको परफेक्ट बनाता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक एडिशनल चीज़ हमें जो देखने मिलती है वो है मैप मार्किंग। आपको मैप मार्किंग बहुत अच्छे से करना होगा और मैप मार्किंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक टाइम तक, जैसे आप अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया का मैप, ये पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए। इतने अच्छे से आपने मैप मार्किंग करके उसको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। सो ये आपकी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मेरी सीरीज़ है यूट्यूब पे इंडियन ज्योग्राफी पे, इसमें हम ये सब टॉपिक पूरी तरह से कवर करेंगे। ऊपर से आपको रेफरेंस में मेरे वीडियोज़ को देखना है तो आप उसको अच्छे से स्टडी करके उसके साथ रेफरेंस बुक भी उसे फॉलो कर सकते हैं और मैप बुक अपने साथ कैरी करते रहना। और आपको यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी भी बता दी। तो आज के वीडियो में हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी और आपके कोई भी डाउट्स और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वो भी सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ नहीं भूलना है कि पहले तो आपको ये बोल दूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये वीडियो देखा। और आप लोगों को एक ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो कहीं मिस नहीं होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखते चले और रेगुलरली पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।